अजीब पागल आदमी हो तुम। मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ और तुम हो कि मेरे पीछे ही पड़े चले जा रहे हो। वो शदीद झंझलाहट चेहरे पर सजाए गोया हुई तो मुकाबिल उसका चेहरा देखने लगा। उसका दिल टूटा था आफिया को खुद से यूं झंझलाता देख। आफिया, क्या मैं तुम्हें वाकई याद नहीं? उसे लग रहा था कि वो नाटक कर रही है, वरना उसे वो कैसे भूल सकती थी। मैं तुम्हें जानती ही नहीं भाई, वो अपनी पेशानी मसलते खासा झिंझलाकर बोल रही थी। कौन भाई? शहरोज के सीने में मानो आग लगी हो इसे खुद को भाई बुलाता देख। अगले ही पल उसने तेजी से उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींचा। वो उसके बिल्कुल नजदीक आ गई थी। शहरोज की आंखें उसे अजीब से एहसास में मुब्तला करने लगी। उसके बाजू को झंझोड़ते हुए एक आईब्रो उचकाकर बरहमी से पूछने लगा। उसकी आवाज इस कदर गरजदार थी कि मुकाबिल में हिम्मत न बची उसे दोबारा भाई कहने की। हम लवर्स हैं, ना कि बहन भाई। पूरी दुनिया के सारे मर्द तुम्हारे भाई हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर, याद रखना अब। वो आंखों में आंखें डाल एक एक लफ्ज चबा चबा कर जताते हुए बोला। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमर। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कमल का नॉवल वफ़ाए यार, किस्त नंबर 24। तो यकीनन आप लोगों को भी इसका इंतज़ार होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत शिद्दत से इस नॉवल का इंतज़ार था। तो चलिए बग़ैर ताख़ीर के हम शुरू करते हैं। ज़ोनी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े निकाल कर रखे हैं, इन्हें ट्राई कर लो। आफिया के मोहब्बत से कहते ही ज़ोनी उसके कपड़े देखने लगी। मैं नहीं पहन सकती ये। उसने कपड़ों को बगौर देखा था, सारे ही कमीज़ शलवार थे। मगर क्यों? मुकाबिल तेज़ी से उलझ कर पूछने लगी। क्योंकि कमीज़ शलवार मेरे लिए सही नहीं। मैं पैंट शर्ट व कोट इसलिए पहनती हूँ ताकि किसी को महसूस ना हो कि मैं लड़की हूँ। इनसे तो अलग ही नुमाया होगा। वो लचकदार अंदाज में अपनी बात समझाने लगी। आफिया की मोहब्बत की कदर करती थी वो, मगर कमीज़ शलवार नहीं पहन सकती थी। वो अपना हुलिया खुद ही बिगाड़ कर रखती थी। ओह! आफिया इसकी बात सुन सोच में पड़ी। वो उसे नहीं बता सकती थी कि ये सूट पुराने नहीं हैं। ये सब आमन नए लेकर आया है, ख़ास उसके लिए। चलो, तो फिर मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलती हूँ। वहाँ तुम अपनी पसंद के पैंट शर्ट वग़ैरह जो भी तुम्हें समझ में आए ले लेना, जिसमें तुम कंफर्टेबल फ़ील करो। उसे सजेस्ट किया। नहीं, इतनी तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे लिए। ज़ोनी ने साफ इनकार किया था। वो नहीं चाहती थी आफिया उसके लिए परेशान हो। इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? तुम दोस्त हो मेरी, उसने दिलजोई की नीयत से तेज़ी से कहा। मगर यार, मैं इन कपड़ों में ही ठीक हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है नए कपड़ों की। मुझे कुछ नहीं सुनना ज़ोनी, मैंने कह दिया ना हम शॉपिंग पे चल रहे हैं, यानी चल रहे हैं। चलो उठो। आफिया ज़बरदस्ती ज़ोनी को शॉपिंग मॉल ले आई थी। वाओ ज़ोनी, ये झुमके देखो कितने प्यारे हैं। आफिया की निगाह एक झुमकों पर जाकर अटक गई थी। वाकई प्यारे हैं, चलो अंदर चलकर देखते हैं। ज़ोनी, उसको उस लम्हे अपना आखिरी बार शहरोज़ के साथ शॉपिंग करना याद आया। वो दोनों शॉप के अंदर दाखिल हुए इन झुमकों को देखने के लिए। ज़ोनी अभी झुमकों को देख ही रही थी कि अचानक उसे खुद पर किसी की निगाह महसूस हुई। उसने सामने की जानिब देखा तो अपनी जगह मुंजमद रह गई। शहरोज़! वो बेसाख्ता ही बड़बड़ाई थी। उसे अपना सांस बंद होता महसूस हुआ। शहरोज़ की निगाह पहले इस पर गई और फिर इसके साथ खड़ी लड़की पर, जो अपने कानों पर झुमके लगाती हुई नज़र आ रही थी। एक लम्हे के लिए उसे गुमान हुआ जैसे वो कोई ख्वाब में हो। आफिया! उसके होठों पर हल्की सी जंबिश हुई और अल्फाज कुछ यूं तरतीब पाए। उसे यकीन नहीं आ रहा था अपनी आंखों पर कि ना सिर्फ आफिया जिंदा है, बल्कि ज़ोनी के साथ उसके सामने खड़ी है इस लम्हे। आफिया को देखने के बाद उसका जहन दोबारा ज़ोनी पर गया ही नहीं, जबकि ज़ोनी को अपने ख़तरे में होने का सख्त अंदेशा हुआ। उसे लगा शहरोज़ वहाँ उसे पकड़ने आया है और यकीनन उसके साथ उसके गार्ड्स वगैरह होंगे। ये ख्याल आते ही वो तेज़ी से बदहवासी के आलम में भागी। ज़ोनी, ये कहाँ गई? वो अपना झुमका दिखाने के लिए पीछे मुड़ी तो ज़ोनी को ना पाकर परेशान हुई। अभी वो इधर उधर देख ही रही थी कि अचानक एक लड़का आकर उसके गले लगा। वो इतनी गर्मजोशी से लगा था कि उस लड़की को लगा कि उसका सांस रुक गया। ज़िंदगी में पहली बार कोई उसके इतना करीब आया था। उसे तो खौफज़दा होना ही था। तुम ज़िंदा हो? शुक्र है खुदा का। वो गले से हटकर उसके चेहरे पर अपना हाथ रख बड़ी मोहब्बत व मुसर्रत भरे लहजे में बोला। दूर दूर हटो। कि क्या बदतमीज़ी है ये? उसके हाथ पांव लरज़ रहे थे। खासा झंझलाकर खुद से दूर हटाया। वो नहीं जानती सामने खड़ा शख्स कौन था और ना ही उसे याद पड़ता है कि उसने कभी उसे देखा हो।
आफिया उसके झिंझलाकर हटाने के बावजूद भी मुकाबिल पर उसका कोई असर ना था। वो फिर पहले की तरह नज़दीक आ गया। उसे खुद के फिर करीब आकर छूने की कोशिश करता देख वो भोली सी लड़की फ़ौरन ही 2 कदम पीछे हुई थी। तुम पागल हो क्या? आफिया फ़ौरन डर कर बोली। क्या हो गया है आफिया? मैं शहरोज़, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो जैसे मुझे नहीं जानती हो? उसे महसूस हुआ कि आफिया उससे डर रही है। उसे नहीं समझ आया था ऐसा क्यों है, मगर उसे बुरा लग रहा था उसका खुद से डरना। वो उसे डराना नहीं चाहता था। मुझसे दूर हटो, मैं नहीं जानती तुम्हें, वो घबराए हुए लहजे में बोली। आफिया, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मगर यकीन करो मैं भी इन लोगों से उतनी ही नफ़रत करता हूँ जितनी तुम करती हो। मेरा इन घटिया लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं तो ख़ुद वहाँ सिर्फ़ अपनी माँ के लिए जाता हूँ, वरना मैं इन लोगों की शक्ल भी देखना पसंद ना करूँ। आफिया का खुद से दूर जाना उसके दिल पर गिरा गुज़र रहा था। उसने फ़ौरन ही कलाई थामी। उसके हाथ पकड़कर बोलते ही आफिया उलझ कर उसे देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है। मेरा हाथ छोड़ो, इस बार वो चीखने लगी। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़े मैम का। दुकानदार ने महसूस कर लिया था कि वो लड़का इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वो फ़ौरन ही बीच में आकर आफिया का हाथ शहरोज़ के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। इस दुकानदार के बीच में आते ही शहरोज़ की आंखें बदल गईं। इस दुकानदार के बीच में आते ही शहरोज़ की आंखें बदल गईं। उनमें मानो ज्वालामुखी फूट पड़ी। एक बार खो चुका था वो अपनी मोहब्बत को दोबारा नहीं खो सकता था, और ना ही इस बार वो किसी को अपने और आफिया के दरमियान आने देने वाला था। दूर हट, उसने तो ऐसे फेंका इस दुकानदार को जैसे वो आदमी नहीं कोई गुड्डा हो। आफिया ये मंजर देख मज़ीद खौफज़दा हुई। ये तो वाकई पागल है। उसने भागना चाहा मगर शहरोज़ ने उसे फ़ौरन ही पकड़ लिया था। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। हासा झंझलाकर अपनी कलाई उसकी पकड़ से आज़ाद कराने की कोशिश की। आफिया में शहरोज़, वो देख सकता था आफिया के चेहरे पर उभरे हुए खौफ के तासुरात को। उसने बड़ी नरमी से कहा जैसे अपना आप याद दिलाने की कोशिश की हो। मैं तुम्हें नहीं जानती, प्लीज़ छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें नहीं जानती, प्लीज़ छोड़ो मुझे, वो झंझलाकर कहती खुद को छुड़ाने की चाह में अपनी कलाई मरोड़ने लगी ताकि उसकी पकड़ से आज़ाद हो सके। ठीक है रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। तुम मुझे नहीं जानती ना? उसके पूछते ही आफिया ने फ़ौरन ही नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं तो अब जान लो, मेरा नाम शहरोज़ बख्श चौधरी है, एहसन बख्श का बेटा। उसने अपना तारुफ बड़ी नरमी से कराया था मगर कलाई अब भी न छोड़ी। तुम जो कोई भी हो, मेरा हाथ छोड़ो। बहुत हो गया तेरा, समझ नहीं आ रहा तुझे? हाथ छोड़ लड़की का, वरना मैं अब पुलिस को कॉल कर दूंगा। वो दुकानदार दोबारा बीच में आया था। इस बार वो गुस्से में शहरोज़ का कॉलर पकड़ते हुए धाड़ा, साथ साथ पुलिस की धमकी भी दी। उसकी धमकी सुन शहरोज़ के दिमाग की रगें तन गईं। जिसको चाहे कॉल कर जा। वो कहाँ इस धमकी को खातिर में लाने वाला था। लापरवाही से कहकर वो वापस आफिया की जानिब मतवजा हुआ, जो उसे बहुत डरी सहमी नज़र आ रही थी। यहाँ बात करने में मुश्किल हो रही है, चलो मेरे साथ चलो, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। उसने नरमी से कहकर उसका हाथ खींचा अपने साथ ले जाने की नीयत से। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। आफिया बेबसी से एहतजाजन चीखी थी, साथ साथ अपनी पूरी जान से अपना हाथ उससे फिर छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो उसे खींचते हुए बाहर ले आया था। उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट की। उसका कोई इरादा नहीं था आफिया को जाने देने का। वो नौजवान बखूबी जानता था कि आफिया आमन की कनीज़ है, मगर किसे परवाह थी। वो आमन को अपनी मोहब्बत नहीं देने वाला था, चाहे कुछ भी हो जाए। आफिया के लाख एहतजाज के बावजूद भी वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वहीं दूसरी जानिब, सॉरी, मैंने देखा वो अपने मॉल आज विजिटिंग पर आया हुआ था। उसके गार्ड्स उसके पीछे पीछे चल रहे थे कि अचानक उसकी टक्कर सामने से आती किसी लड़की से हुई। उसने माजरत करते हुए जैसे ही नज़र उठाई, लगा जैसे वक्त थम गया। मरियम, वो बस उसे देखता रहा, यकीन करने की कोशिश करता रहा कि वाकई आज वो लड़की उसके सामने खड़ी है जिसे वो 2 सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा है। जबकि मुकाबिल की आंखें पहले हैरत से फैली उसे देखते ही, मगर अगले ही लम्हे ऐसी बेतासुर हो गईं जैसे उसे जानती ही ना हो। उसकी वो बेतासुर आंखें आलियान के दिल को लगी थी। लगा जैसे पुराने ज़ख्म फिर से किसी ने खंजर घोंप दिया हो। मरियम,
अभी वो मज़ीद कुछ कह पाता इससे कबल मरियम तेज़ी से उसके पास से गुजर गई। वो मुड़ा तो मरियम एक नौजवान के साथ खड़ी थी। आलियान ने देखा कि मरियम ने उसके सामने ही इस नौजवान का बाजू पकड़ा। मरियम के इस अचानक अमल पर शामिर ने चौंक कर पहले इसे और फिर सामने खड़े लड़के को देखा, जिसकी निगाहें अभी भी मरियम पर टिकी थी। उसका देखने का अंदाज़ बहुत अलग था, जिसे शामिर तक महसूस कर रहा था। मरियम कौन है ये? शामिर ने नहायत रोबदार अंदाज में पूछा। इससे पहले कि आलियान कुछ कह पाता वो तेज़ी से बोली, पता नहीं, मैं नहीं जानती। इस लड़की का सपाट सा लहजा आलियान को अपना दिल तोड़ता मालूम हुआ। लगा जैसे गहरी ज़रब पड़ी हो दिल पर। ठीक है, चलो वाइफ़ी, शामिर ने मौके की नज़ाकत को समझते उसकी कमर के गिर्द अपना हाथ हाइल कर नरमी से कहा। मरियम, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसे जाता देख आलियान तेज़ी से आगे आकर रास्ता रोक रहा था। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी आलियान, मुकाबिल ने सर्द मोहरी से जवाब दिया। प्लीज़ मरियम। आलियान किसी सूरत उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था जबकि अपनी बात ना कह ले। मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि अम्मी ने तुम्हारा निकाहनामा छुपा दिया है। मुझे बाद में पता चली ये बात। आलियान का चेहरा सुर्ख पड़ रहा था, उसकी आंखें लहू रंग। इस लम्हे उसकी हालत ऐसी थी जैसे जान निकल रही हो उसकी। आलियान, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए रास्ता छोड़ो। मरियम दो टोक अंदाज व सख्त लहजे में गोया हुई। जब यकीन करने का वक्त था तब उसने ना किया, फिर अब माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा? कौन सा उसकी माफ़ी से कुछ बदल सकता था? मरियम प्लीज़। अभी आलियान मज़ीद कुछ कह पाता इससे पहले ही शामिर ने उसके कंधे पर ज़ोर से हाथ मारकर दूर धकेला। दूर रहो मेरी वाइफ से, बहुत शराफत से कह रहा हूँ। शामिर की दिमाग की रगें तन गई थी। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर वार्निंग आमेज़ लहजे में बोला, वाइफ, तुमने वाकई शादी कर ली? आलियान को जैसे यकीन ना आया हो। वो मरियम से मुखातिब होकर बेयकीनी से पूछने लगा, बिल्कुल, तो तुम क्या समझते थे मुझसे कोई शादी नहीं करेगा? अगर तुम नहीं करोगे तो? मरियम दांत पीसते हुए बोली। बहुत गुस्सा दर आया था उसके लहजे में, गोया आज तक इसने जितनी तकालीफ बर्दाश्त की हैं उसके नज़दीक इन सब का ज़िम्मेदार आलियान हो। फ़िलहाल मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ख्वामखा का सीन क्रिएट मत करो। मैं अब शादीशुदा हूँ और एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मरियम खासा जताते हुए कहकर शामिर का हाथ पकड़कर उसके बराबर से गुजरकर चली गई। शामिर ने माना कुछ ना पूछा, मगर बहुत सवालात थे उसके जहन में। वहीं आलियान ख़ुद को बिखरता हुआ महसूस कर रहा था। मरियम ने शादी कर ली, वो किसी और की हो चुकी है। अब वो उसकी एक माफ़ी का तलबगार ही रह गया, उसका मुंतज़िर ही रह गया। कितने ही ख्वाब थे आँखों में जिन्हें वो लम्हा भर में चकनाचूर होते पा रहा था। लम्हा भर में यूँ महसूस हुआ जैसे बहुत थक गया है, जैसे चलने की ताकत ना बची हो जिस्म में। अपना हर कदम बहुत भारी महसूस हो रहा था। वो यूं ही थके हारे कदम ले रहा था कि सामने से एक लड़की तेज़ी से आकर उससे टकराई और वो अपना बैलेंस बरकरार ना रख सका और वो दोनों ही ज़मीन बोस हुए। आलियान, आलियान, आंखें खोलो। आलियान जोनी पीछे की जानिब देखकर भाग रही थी, इसलिए उसे आगे से आलियान आता नज़र ही ना आया। टकराव के बाद अगले ही लम्हे खुद को एक कुशादा सीने पर मुंह के बल गिरा पाया। उसके होंठ सफ़ेद शर्ट से मिस हुए। खुद को संभालती जैसे ही वो उठी, उसने महसूस किया आलियान हरकत नहीं कर रहा। आलियान के गार्ड्स फ़ौरन ही उसे उठाने आए थे। एक लम्हे के लिए उसने आँख खोली तो वो कार में थे। जोनी का फ़िक्रमंद चेहरा देख वो फिर आंखें मूंद गया, क्योंकि वो ये चेहरा नहीं था जिसे देखने की वो आरजू रखता था इस लम्हे। आलियान, आलियान, वो बार बार उसके चेहरे पर थपथपा रही थी, मगर वो हसीन नौजवान होश में ना आया। मरियम का शादी कर लेना उसके लिए इतना गहरा सदमा था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो 2 साल से इसी उम्मीद पे जी रहा था कि मरियम को ढूंढ लेगा एक दिन, उससे माफ़ी मांगेगा अपने किए गुनाह की, और इसे और उसके बच्चे को अपना लेगा, अपनी मोहब्बत को फिर पा लेगा। मगर आज सारी उम्मीदें मानो दम तोड़ गई थी। अगला सीन, मुझे उतारो प्लीज़, गाड़ी खोलो, मुझे उतारो, मेरा भाई परेशान हो रहा होगा। उसकी बात सुन शहरोज़ जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसका जहन खटका। भाई, तुम यहाँ अपने भाई के साथ रह रही हो? उसने गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाया था, जिसके सबब आफिया का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। शहरोज़ आफिया के मुताल्लिक कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वो ये सुन हैरान हुआ था कि उसका कोई भाई भी है। हाँ, तो तुम क्या समझते हो मैं कोई लावारिस हूँ? मेरा भाई है, वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा अगर उसे पता चल गया इस बारे में। इसलिए बेहतर यही है तुम्हारे लिए कि मुझे यहीं उतार दो। आफिया ने बड़े भरम से धमकी दी थी। अच्छा, तुम रिलैक्स हो पहले।
मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास खुद छोड़ कर आऊँगा, ठीक है। वो उसे इत्मीनान से खुद पर एतमाद दिलाने की कोशिश करने लगा। मगर क्या? वो लड़की आईब्रो उचकाकर डरे सहमे लहजे में पूछने लगी। मगर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझसे फिर मिलोगी। मैं नहीं मिलना चाहती तुमसे, तेज़ी से झिझिलाकर बोली। लेकिन मैं चाहता हूँ और होगा वही जो मेरी चाहत है। आखिरी जुमले पर मानो जैसे जुनून उतर आया था इस नौजवान की आंखों में। अजीब पागल आदमी हो तुम। मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ और तुम हो के मेरे पीछे ही पड़े चले जा रहे हो। वो शदीद झंझलाहट चेहरे पर सजाए गोया हुई तो मुकाबिल उसका चेहरा देखने लगा। उसका दिल टूटा था आफिया को खुद से यूँ झंझलाता देख। आफिया, क्या तुम्हें मैं वाकई याद नहीं? उसे लग रहा था वो नाटक कर रही है, वरना वो उसे कैसे भूल सकती थी। मैं तुम्हें जानती ही नहीं भाई, वो अपनी पेशानी मसलते खासा झंझला कर बोल रही थी। कौन भाई? शहरोज़ के सीने में मानो आग लगी हो उसे खुद को भाई बुलाता देख। अगले ही पल उसने तेज़ी से उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींचा। वो उसके बिल्कुल नज़दीक आ गई थी। शहरोज़ की आंखें उसे अजीब से एहसास में मुब्तला करने लगीं। उसके बाजू को झंझोड़ते हुए एक आईब्रो उचकाकर बरहमी से पूछने लगा। उसकी आवाज़ इस कदर गरजदार थी कि मुकाबिल में हिम्मत न बची उसे दोबारा भाई कहने की। हम लवर्स हैं, ना कि बहन भाई। पूरी दुनिया के सारे मर्द तुम्हारे भाई हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर। याद रखना अब। वो आंखों में आंखें डाल एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर जताते हुए बोला। लवर्स, वो जैसे उलझी। आशिक माशूक, मज़ीद डिटेल दी, वो भी बड़ी फुर्सत से। आशिक माशूक? वो अभी भी उलझी हुई थी। वो ज़िंदगी में पहली बार उससे मिल रही थी, फिर उनके दरमियान मोहब्बत कहाँ से आ गई? वो तो उसे जानती तक नहीं थी। अभी भी समझ नहीं आया? चलो तो एक छोटा सा डेमो देकर समझा देता हूँ कि हम कौन हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी थी ये जुमला अदा करते हुए, साथ साथ होठों पर स्मार्ट सी मुस्कुराहट। वो कहकर आहिस्तगी से उसके सुर्ख होठों पर झुकने लगा। आफिया को अपना दिल बेकाबू होता महसूस हुआ। मुझे समझ आ गया है, बस ठीक है, डेमो देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वो डरकर आंखें ज़ोर से मीचते हुए उजलत से बोली तो मुकाबिल ने बमुश्किल ही अपनी मुस्कुराहट होठों में दबाई थी। आज कितने वक्त बाद उसे देख रहा था, वो भी इतने नज़दीक से। दिल चाहा बस देखता ही चला जाए। अभी वो उसे देख ही रहा था कि उसका सेल रिंग हुआ, जो उसके हवास बहाल करने का सबब बना। उसने आफिया का बाजू आहिस्तगी से छोड़ दिया, जिसके बाद उसने देखा वो प्यारी सी लड़की तेज़ी से अपनी सीट से जाकर चिपक गई। हेलो भाई। दूसरी जानिब शामिर था। कहाँ चले गए हो तुम गाड़ी को लेकर अचानक? वो तीनों साथ ही आए थे शॉपिंग करने। ओह सॉरी, मुझे अचानक ज़रूरी काम आ गया था भाई। आप थोड़ा सा वेट करें, मैं उसे निपटा कर गाड़ी लेकर वापस आता हूँ। चलो ठीक है, हम इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। शामिर खुद भी चाहता था कि उसे थोड़ा वक्त मिल जाए मरियम के साथ। वैसे तो वो उसे मुंह लगाती नहीं, उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। जब तक चलो हम थर्ड फ्लोर पर चलते हैं, कुछ खा पी लेंगे। वो सिरसिरी निगाह से मरियम को देखकर कहता आगे बढ़ गया था। आलियान से मिलने के बाद उसे अपना दर्द भरा माजी अपनी आंखों के आगे घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके सबब उसका दिल बहुत मायूस और अफसरदा सा हो गया। वो बस घर जाना चाहती थी, अकेले बैठकर रोना चाहती थी। चलो। शामिर ने पलट कर देखा तो वो लड़की अपनी जगह मुंजमिद खड़ी थी, कहीं बहुत दूर और गहरी सोचों में डूबी हुई। उसकी आवाज़ सुनते ही मानो वो हवासों में लौटी हो। मुझे घर जाना है। चली जाना, शहरोज़ को तो आने दो पहले। उसे समझ नहीं आता था मरियम इतनी उकताहट क्यों दिखाती है उसकी जानिब। उसे महसूस हुआ जैसे मरियम एक लम्हा भी उसके साथ नहीं गुजारना चाहती। अपनी बीवी को अपनी साइड रखने के लिए उसे अपने छोटे भाई का सहारा लेना पड़ता था, और ये बात अब उसे जहर लगने लगी थी। शहरोज़ की आज क्लास थी, इसके बावजूद वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ शॉपिंग पर लाया, क्योंकि जानता था अगर अलग से मरियम से कहेगा तो वो कभी राज़ी नहीं होगी। उसने मरियम के सामने यही जाहिर किया था कि सारा प्लान शहरोज़ का है। पता नहीं उसे कितनी देर लगेगी, मुझे बहुत काम है घर में। वो झिंझलाकर कहती बाहर जाने की नीयत से मुड़ी। काम है या मुझे छोड़कर भाग रही हो? इसका बाजू तेज़ी से पकड़कर वापस अपनी जानिब मोड़ते बरहमी से इस्तिफ़सार किया। तुम इतनी अहमियत के हामिल नहीं हो मेरी ज़िंदगी में शामिर बख्श चौधरी कि तुम्हारे सामने बहाने बनाऊं। वो सपाट से लहजे में कहकर उससे अपना बाजू एक झटके से छुड़ाकर बाहर की जानिब चल दी थी। मरियम की ये बेरुखी उसे अपने दिल पर भारी होती महसूस हुई। सोनी के बाद वो पहली लड़की थी उसकी ज़िंदगी में जो उस पर अपना असर छोड़ रही थी, जिसकी दूरी और बेरुखी वो महसूस करने लगा था। उसे शदीद नागवार गुजरा था मरियम का खुद को मॉल में यूँ छोड़कर चले जाना। वो हैंडसम लड़का उसकी पुश्त तकता रहा, हत्ता कि वो लड़की उसकी आंखों से ओझल हो गई। अगला सीन। तो ये है तुम्हारा घर? वो आफिया को खुद छोड़ने आया था।
हाँ, अब गाड़ी का डोर खोलो और मुझे बाहर जाने दो, मुकाबिल उजलत से बोली। ये लो। उसने अपना सेल आफिया की जानिब बढ़ाया। वो लड़की जितना पैनिक नजर आ रही थी, मुकाबिल उतना ही नॉर्मल अंदाज में बैठा हुआ था। ये क्या है? सेल है, वो नरमी से बताने लगा। तो तुम अपना सेल मुझे क्यों दे रहे हो? वो उलझ कर पूछने लगी थी। क्योंकि हम लवर्स हैं और लवर्स एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। अब कबूतरों का दौर तो रहा नहीं, इसलिए सेल रखो। वो समझाने वाले अंदाज में मुस्कुरा कर बोला। तुम मेरे भाई को नहीं जानते, वो बहुत सख्त मिजाज हैं। अगर इन्हें इस मोबाइल या तुम्हारे मुताल्लिक पता चला तो पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। तुम क्यों मुझे मुश्किलों में डाल रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो रोतू सा मुंह बनाकर गोया हुई। क्या बिगाड़ा है? तुम ये पूछो, तुमने छोड़ा क्या है मेरे पास? वो नौजवान आंखों में मोहब्बत का जनून लिए बरहमी से एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था। उसे लग रहा था कि आफिया दानिस्ता तौर पर उसे पहचान नहीं रही, शायद हवेली में अपने साथ हुए हादसे के सबब। उसकी माँ भी हवेली की एक अनीस थी। जब उसे कभी अपनी माँ में कोई बुराई नज़र नहीं आई तो अपनी मोहब्बत में जब उसे कभी अपनी माँ में कोई बुराई नज़र नहीं आई तो अपनी मोहब्बत में कैसे नज़र आ सकती थी? अगले ही पल उसने महसूस किया कि आफिया डर गई हो उससे, और वो उसे डराना नहीं चाहता था। फ़िलहाल अगर किसी लड़की की कॉल आए तो रिसीव मत करना, लड़के की आए तो भी मत करना, मेरी अम्मी की आए तो हरगिज़ मत करना। इन शॉर्ट, सिवाय मेरे, तुम किसी की कॉल रिसीव नहीं करोगी, ओके? और मैं कैसे पहचानूंगी कि तुम्हारी कॉल है? उसने मासूमियत से सवाल किया। शहरोज़ को खुशी हुई थी इसका सवाल सुन कि चलो थोड़ी दिलचस्पी तो दिखाई मोहतरमा ने। पहले मैं मैसेज कर दूंगा, अब ये मत कहना कि नाम नहीं पता तुम्हें मेरा। मुझे वाकई नहीं पता। वो भोलेपन से दूबदू गोया हुई। ठीक है, कोई बात नहीं, अब याद कर लो, बल्कि दिल पर लिख लो। शहरोज़। वो इस लड़की के अचानक करीब आकर उसके होठों को बगौर तरसी निगाह से देखते भराई आवाज़ में कहा तो मुकाबिल की जान निकली थी। उसकी नज़दीकी आफिया का दिल धड़का रही थी। जाओ। वो शहरोज़ को देखने में अभी मगन थी कि अचानक क्लिक की आवाज़ आई और उसे पता चला कि शहरोज़ ने उसकी सीट बेल्ट खोल दी है। नरमी से कहकर गाड़ी का डोर खोल दिया उसके लिए। आफिया का सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं आमन ना देख ले। वो फ़ौरन ही उतरकर घर की जानिब बढ़ी। उसके पर्स में चाबी थी। लरसते हाथों के साथ उसे निकालकर तेज़ी से दरवाज़ा खोला और फुर्ती से घर में दाखिल हो गई। दरवाज़ा बंद करते ही वो अपनी कमर उससे लगाकर धड़कते दिल के साथ वहीं खड़ी हो गई थी। अगला सीन। आलिया ने खूबसूरत और नरम आवाज़ पर उसकी आंख खुली। अगले ही पल उसकी निगाह जोनी पर गई, जो उसके बेड पर अपना चांद सा चेहरा टिकाए उसका हाथ पकड़े सो रही थी। उसने आहिस्तगी से अपना हाथ उसकी पकड़ से आज़ाद कराना चाहा तो फ़ौरन ही इस लड़की की आंख खुल गई। आलियान, तुम उठ गए? उसकी आंखों में मुसर्रत झलकी थी। उसने फ़क़्त इस्बात में सर हिलाया। कुछ बोलने का दिल नहीं किया उसका। मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ, जोनी फ़ौरन ही कहकर चली गई थी। वो डॉक्टर को लेकर लौटी तो आलियान बेसुस सा आंखें बंद किए पड़ा था। डॉक्टर आलियान को चेक करने के बाद जोनी को इस नौजवान का ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चले गए थे। वो बेसुस सा यूं ही पड़ा रहा हत्ता कि पूरा दिन गुजर गया। जोनी आलियान के लिए इतना परेशान थी कि उसे एक बार भी आफिया का ख्याल नहीं आया, जिसे वो मॉल में छोड़कर आई थी। और आता भी क्यों भला? उसके नज़दीक वो लोग उसे पकड़ने आए थे, उनका आफिया से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अगला सीन। जोनी ने ज़िंदगी में कभी किसी का ख्याल नहीं रखा था। ये पहली बार था जब वो किसी की तीमारदारी कर रही थी। आलियान की पेशानी पर आने वाला पसीना वो टॉवल से साफ़ करने लगी। उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से वो अस्पताल में ही रह रहे थे। 2 दिन हो चुके थे उसे अस्पताल में, मगर उसने एक बार भी मुँह से कोई लफ्ज़ अदा न किया। बस सुन सी कैफियत में बैठा रहता। उसकी आंखें इतनी खाली होती कि लगता जैसे जीने की कोई उम्मीद ही ना हो उनमें। जोनी, सर के वालिदैन उनसे मिलने आ रहे हैं आज, तो तुम चाहो तो घर जा सकती हो। दानिश का रवैया जोनी से बहुत बदल गया था। अब खासा नरमी आ गई थी उसके लहजे में। नहीं, जब मैं बीमार थी तो इन्होंने मेरी बहुत खिदमत करी थी, अब मेरी बारी है। वो नरमी से गोया हुई। मगर तुम थक गई होगी। नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अभी वो बोल ही रही थी कि दरवाजे से आलियान के वालिदैन दाखिल हुए। आलियान, मेरा बच्चा, रेहाना बेगम रूहानसी आवाज़ में कहती हुई आलियान से आकर चिपक गई। जोनी वाकिफ़ थी कि वो जाग रहा है, लेकिन ये देख उसे काफ़ी हैरानगी हुई कि उसने अपने माँ के इतनी मोहब्बत से गले लगाने के बावजूद भी आँख ना खोली। जोनी ने महसूस कर लिया था इन माँ बेटे के दरमियान खलिश को। तुम? रेहाना बेगम अब जोनी की जानिब मतवजा हुई थी। मैं जोनीशा बख्श। आंटी, मैं अभी वो अपना तारुफ दे ही रही थी कि रेहाना बेगम फ़ौरन ही उठ के उसके गले आ लगी। मैं तो देखते ही पहचान गई थी कि तुम ही जोनीशा हो।
माशाल्लाह क्या रंग और रूप पाया है तूने, मेरी बहू तो लाखों में एक है। रेहाना बेगम ने उसकी बलाएं लेते हुए बड़ी मुसर्रत से कहा। सुजोनी हैरत व बेयकीनी से कभी इन्हें तो कभी आलियान को तो कभी दानिश को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। बहू, वो ज़ेरे लब नासमझी से बड़बड़ाई, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो अभी वो सफाई देने ही लगी थी कि रेहाना बेगम तेज़ी से उसकी बात काट गई। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है बेटा। आलियान ने मुझे बता दिया था फ़ोन पर कि उसने शादी कर ली है तुमसे। तुम यकीनन समझ रही होगी कि मैं इन माओं में से हूँ जो तुम्हारा घर बिगाड़ दूँगी, मगर यकीन जानो मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। रेहाना बेगम ने दुनिया जहाँ की मोहब्बत अपने लहजे में समोए उसके रुखसार पर अपना हाथ रख बड़ी नरमी से कहा। आलियान ने बताया आपको? वो जैसे तस्दीक कर रही थी दोबारा पूछकर कि जो उसके कानों ने सुना आया वो ठीक है भी या नहीं। हाँ, उनके तस्दीक करते ही जोनी ने उलझी निगाह से आलियान की जानिब देखा जो बेड पर अभी भी आंखें मूंदे लेटा हुआ था। आलियान, उसने आहिस्तगी से आवाज़ दी, आंटी को कोई गलतफहमी हो गई है, शायद तुम इन्हें बताओगे। अभी वो आलियान से बात कर ही रही थी कि वो तेज़ी से बीच में बात काटते हुए आंखें खोलकर जोनी की जानिब देख नहायत सख्त व नरोठे लहजे में बोला, जोनी, इनसे कहो जाएं यहाँ से, मैं इनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। आलियान बेटा, ऐसा मत कहो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम आखिर मुझे कब तक सज़ा देते रहोगे? रेहाना बेगम फ़ौरन ही उसके पास आकर हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, मैं किसी को क्या सज़ा दूंगा? मैं तो खुद सज़ा भुगत रहा हूँ, वो भी इस गुनाह की जो अनजाने में कर बैठा। वो मुंह फेर कर रंजीदा व बिखरे लहजे में बोला, बेटा मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांग तो रही हूँ, और कितनी बार माफ़ी मांगूँ? वो रोते हुए बेबसी से बोली, पापा प्लीज़ इन्हें यहाँ से ले जाएं, मैं इनसे बात नहीं करना चाहता और ना ही इन्हें देखना चाहता हूँ, प्लीज़। इसने अपने वालिद की जानिब देख इल्तिजाई लहजे में कहा तो वो इस बात में सर हिलाकर रेहाना बेगम को वहाँ से ले गए। वो लोग दानिश के साथ चले गए थे। उनके जाते ही माहौल पर फिर खामोशी का राज हो गया। जोनी आलियान को उलझी निगाह से देख रही थी। वाह भाई, नॉवेल तो बड़ा एक मज़ेदार से मतलब आगे जो जा रहा है, आगे आगे जैसे जैसे और मज़ेदार होता जा रहा है और मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में। तो यकीनन आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। मतलब नॉवेल जो है ना जैसे जैसे आगे जा रहा है सस्पेंस और क्रिएट हो रहा है कि क्या होगा। मतलब शामिर और मरियम ही एक साथ रहेंगे या शामिर मरियम को छोड़ देगा और आलियान और मरियम एक साथ होंगे, और मरियम क्या आलियान को माफ़ करेगी नहीं करेगी, और मरियम शामिर से मोहब्बत करती है या नहीं करती है। जोनी और आलियान का कपल बनने वाला है या जोनी और आमन का। आई होप सो कि जोनी और आमन का कपल बने और हैप्पी एंडिंग हो, क्योंकि जोनी और आमन ही एक दूसरे के लिए बने। लेकिन ऐसा भी तो कहा जाता है ना कि कुछ कहानियाँ जो होती हैं वो बिछड़ के, मतलब कुछ लोग बिछड़ के भी कहानी पूरी कर देते हैं और कुछ लोग मिल के भी कहानी कुछ लोगों की अधूरी रह जाती है। तो अब देखते हैं कि इस नॉवेल की स्टोरी जो है वो बिछड़ने से कहानी मुकम्मल होती है या फिर मिलने से कहानी मुकम्मल होती है। तो जिस तरह से मुझे इंतज़ार है तो यकीनन आप लोगों को भी इंतज़ार होगा नॉवेल की नेक्स्ट एपिसोड का। तो अपने इंतज़ार को जारी रखिए क्योंकि इतनी जल्दी जो मिलने नहीं वाली, 2 से 3 दिन तो लाज़मी लगेंगे। तो जब तक के लिए हम इंतज़ार करते हैं दूसरे नॉवेल की एपिसोड के लिए, ठीक है? तो आप लोग भी इंतज़ार करिएगा, मैं भी इंतज़ार करूँगी हमारे दूसरे नॉवेल की एपिसोड के लिए। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, दुआओं में याद रखिएगा और अच्छी अच्छी सी जो हमारे चैनल पे नॉवेल्स मौजूद हैं अच्छे अच्छे से उनको सुनते रहिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, एक क्लिक करना पड़ता है सिर्फ, कोई मेहनत नहीं लगती, कोई टाइम नहीं लगता, कोई चार्जेस नहीं लगते, सिर्फ सब्सक्रिप्शन के बटन पे एक हल्का सा क्लिक करना होता है, टच करना होता है स्क्रीन को। तो प्लीज़ कर दिया करें, प्लीज़ 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 कर दिया करें। बाकी आप लोग